7 ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप एक प्रो कोडर बन सकते हैं। इससे पहले कि हम उन स्टेप्स की एक एक करके बात करें, मैं पहले ये डिफाइन कर देता हूं कि प्रो कोडर से मेरा मतलब क्या है। तो जब भी मैं प्रो कोडर बोलता हूं तो इससे मेरा मतलब यह है कि एक ऐसा कोडर, एक ऐसा डेवलपर जिसको जब कोई भी रिक्वायरमेंट दी जाए तो बिना किसी के हेल्प के वो रिक्वायरमेंट एज इट इज पूरी करके दे, टाइम पर दे, वो पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करे। दूसरा, जब भी कोई एरर आए उसके कोड में या किसी दूसरे के कोड में, तो एरर को देखकर समझ जाए कि क्या एरर है, कहां पे एरर है। जैसे कुछ वैद्य लोग नाड़ी पकड़ के बता देते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, कहां पर समस्या है, वैसे ही बस कोड की एक झलक देख ले, एक एरर देख ले, बस उसको समझ में आ जाएगा कि क्या एरर है और चुटकियों में एरर्स को सॉल्व कर सके। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये वीडियो देखने से आप प्रो कोडर नहीं बन जाएंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी स्टेप्स बताए जाएंगे उनको एक एक करके आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी आप एक प्रो कोडर बन पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप नंबर 1। हमारा स्टेप नंबर 1 है चूज योर लैंग्वेज एंड मास्टर द फंडामेंटल्स। आपको अपना लैंग्वेज चूज करना है। आप सभी लैंग्वेजेस को एक साथ नहीं सीख सकते हैं। आप सभी लैंग्वेजेस को सीख कर एक प्रो कोडर नहीं बन सकते हैं। आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। और जब मैं बोल रहा हूं तो आपको ध्यान से सुनना है और करना है। एक साथ आपको 10 लैंग्वेजेस नहीं सीखनी है। एक लैंग्वेज चूज करना है और उसके फंडामेंटल्स को मास्टर करना है। जब आप किसी भी लैंग्वेज के फंडामेंटल को मास्टर कर लेते हैं, उस लैंग्वेज को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं, तो दूसरी लैंग्वेज जब फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी तो आप बड़े ही आराम से सीख सकते हैं। आप बस 1 वीक में, 2 वीक में आराम से कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज को मास्टर करना है। अब कैसे, कौन सी लैंग्वेज चूज करें, तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर आना चाहते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट चूज कर लीजिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम फुल स्टैक बना सकते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ बना सकते हैं। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कि एक एंड्रॉयड है, एक iOS है एप्पल के डिवाइसेस के लिए। तो अगर आप एंड्रॉयड के लिए सीखना चाहते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो आपको जावा या कॉटलिन सीखनी पड़ेगी। आज के टाइम पर कॉटलिन यूज होती है। अगर आप iOS डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। और अगर आप दोनों के लिए एक ही एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, जिसको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बोलते हैं, तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। रिएक्ट नेटिव एक काफ़ी अच्छा टूल है जिसका यूज करके हम एक ही कोड से दोनों के लिए कोड लिख सकते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए। और अगर आप AI ML के अंदर जाना चाहते हैं, आप डेटा साइंस के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप पाइथन सीखिए। तो कोई ऐसा एक लैंग्वेज नहीं है जो कि सभी को रिकमेंड किया जा सके, ठीक है। आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज चूज करनी है और उस लैंग्वेज को तब तक नहीं छोड़ना है, इस बात को याद रखना है। उस लैंग्वेज को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप उस लैंग्वेज के मास्टर ना बन जाएं। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल इसका सीख लिया, बेसिक सीख लिया, अब हम दूसरा लैंग्वेज सीखते हैं। पाइथन का फंडामेंटल सीख लिया, अब जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल सीख लेते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल सीख लिया, अब जावा का फंडामेंटल सीख लेते हैं। अब C++ का फंडामेंटल सीख लेते हैं। ये करते रह जाएंगे तो फिर प्रो कोडर नहीं बन पाएंगे आप। आपको एक लैंग्वेज पकड़नी है, उसको मास्टर करना है। फंडामेंटल तो मास्टर करना ही है, उसके फ्रेमवर्क्स में नहीं जाना है। जैसे जावास्क्रिप्ट बहुत सारे लोग चूज करते हैं, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे, बस रिएक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे, कूद जाएंगे। वो चीज़ नहीं करना है। फंडामेंटल मास्टर करना है और फिर एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी उसके मास्टर करने हैं। उस लैंग्वेज के अंदर जो आपको कमांड हो जाए तो उसके फ्रेमवर्क्स को भी एक्सप्लोर करना है, उसके फ्रेमवर्क्स को भी सीखना है। और अगर आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट की यूट्यूब पर मेरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट 60 आवर्स की प्लेलिस्ट है। आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप पे। हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अंटिल लॉजिक बिकम्स योर सेकेंड नेचर। मतलब प्रॉब्लम्स को इतना सॉल्व करना है उस लैंग्वेज का यूज करके जब तक कि लॉजिक आपका सेकेंड नेचर नहीं बन जाता है। सेकेंड नेचर का मतलब है कि आपके खून में लॉजिक दौड़ने लगे। आपको प्रॉब्लम दिखे, आपके मन में ऐसे ही लॉजिक बन जाए। शुरू में तो आपको कॉपी पेन के अंदर लॉजिक बनाना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉब्लम, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करने से स्टार्ट करना है। हर एक लैंग्वेज के अंदर जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर निकालना, किसी का फैक्टोरियल निकालना, या फिर स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उस लैंग्वेज का यूज करके सॉल्व करना है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये टॉपिक पढ़ा, अब उस टॉपिक को यूज करके कुछ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट का मेरा पेड कोर्स है, उसके अंदर हर एक टॉपिक के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं।
मान लो एक टॉपिक आपने पढ़ा तो उसके बाद 7-8 क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन रहेंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और उस जावास्क्रिप्ट कोर्स का लिंक अलॉन्ग विद कूपन कोड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। पहले तो आप फ्री में स्टार्ट करिए, प्लेलिस्ट से स्टार्ट करिए, फिर जब आपको अच्छा लगेगा तब आप इनरोल कर लेना उसके अंदर। जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा। आप कितना भी फंडामेंटल सीख लें, कितना भी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस, इफ एल्स, लूप्स, ये सारी चीजें सीख लेंगे, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब आता है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 है बिल्ड प्रोजेक्ट्स अंटिल कोड फील्स लाइक योर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ और खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओ, वीडियो देख के नहीं। वीडियो देख के शुरुआत में प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन इतने प्रोजेक्ट्स बनाना है जब तक कोड लिखना आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज जैसा ना लगने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मराठी हैं तो जावास्क्रिप्ट आपको मराठी जैसा लगने लगे, इतना कंफर्टेबल हो जाइए। मतलब जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहा है, जो भी आइडियाज आ रहे हैं कि काश मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाता जिसमें कुछ ऐसा ऐसा होता, तो आपको काश ना लगे, आप उस चीज को कोड में लिख पाने लगे। जैसे जब आपके मन में कुछ भी विचार आता है तो उसको आपके नेटिव लैंग्वेज में बोलने के लिए, नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने के लिए कितना मेहनत लगता है? मेहनत नहीं लगता है ना? जो भी आपके मन में आया, आपने अपने दोस्त से, सामने वाले से बोल दिया आराम से। तो आप जैसे मराठी हैं तो आपकी नेटिव लैंग्वेज मराठी होगी, आप पंजाबी हैं तो आपकी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी होगी, या फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, कोई भी आपकी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है। उसी तरह से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फील होने लगे, कोड लिखना वैसा ही फील होने लगे। ठीक है, आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएं। तो इसके लिए आपको कम से कम 10-15 प्रोजेक्ट, मतलब 10 प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट खुद से बनाने पड़ेंगे। 5 छोटे 5 बड़े प्रोजेक्ट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। वीडियो देख के बनाने वाले प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। शुरुआत में उसके पहले आप चाहे जितना वीडियो देख के प्रोजेक्ट्स बनाइए, लेकिन अगर आप वीडियो देख के ही प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे तो आप ट्यूटोरियल हेल के अंदर फंस जाएंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और खुद से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, खुद से जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब जो लैंग्वेज है आपके लिए नेटिव लैंग्वेज जैसी फील होगी। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 है एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न। ठीक है, जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो भी आप लैंग्वेज सीखते हैं, जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए। अगर सिखाने के लिए कोई है तो उसको सिखाइए, अगर नहीं है तो ढूंढिए और सिखाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जिसको आप सिखा सकते हैं, वो सीखने में इंटरेस्टेड है, तो सीधा सिखाइए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ढूंढ कर सिखाइए। जो ग्रुप्स होते हैं, यूट्यूबर्स के ग्रुप्स होते हैं, मेरा भी ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है और डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि अभी स्टार्ट किए हैं, उनसे आप आगे रहेंगे आपकी कोडिंग जर्नी में। तो उनको आप सिखाइए, उनसे आप फ्रेंडशिप करिए और एक्सप्लेन करिए। ये हो गया एक तरीका। लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप बोल के नहीं सिखाना चाहते हैं, आपको टीचिंग नहीं पसंद है, आप बोलेंगे कि मुझे टीचिंग पसंद ही नहीं है, खराब लगता है, फिर भी आपको एक्सप्लेन करना है यूजिंग राइटिंग। आप ब्लॉग्स लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए, हैश नोड के ऊपर या किसी भी मीडियम प्लेटफॉर्म के ऊपर, कहीं पर भी आप लिखिए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको एक्सप्लेन करना सीखिए क्लियर वर्ड्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक टॉपिक होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपको समझ आ गया, इंटरव्यू के अंदर जब आपसे पूछा जाएगा कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, मुझे आता है लेकिन बता नहीं पाऊंगा, मैं यूज कर लूंगा लेकिन बता नहीं पाऊंगा। इंटरव्यू के अंदर आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं कैसे बताऊं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है ताकि आप इंटरव्यूज के अंदर एक्सप्लेन कर पाए। इंटरव्यूज के अंदर आपको एक टॉपिक को एक्सप्लेन ही करना होता है। अगर आपने लिखकर एक्सप्लेन किया है, अगर आपने ब्लॉग के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो आपका उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की एक प्रैक्टिस हो चुकी है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्लैरिटी आनी थी वो आ चुकी है। जब आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो और भी आप डिटेल में जाते हैं, डिटेल में जाकर आप एक्सप्लेन करते हैं, तो उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ती है
और आपको जब दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंटरव्यू के अंदर, तो आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है, आप बस एक्सप्लेन कर देंगे वही चीज़ जो आपने लिखा था ब्लॉग के अंदर, वही चीज़ आप बोल के बता देंगे। ठीक है, तो अगर आप बोलकर पढ़ा सकते हैं किसी को, वो अच्छी बात है। ठीक है, वो भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो लिख के बताइए। अब इसके अंदर एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि ना तो मैं बोल के बताऊंगा ना तो मैं लिख के बताऊंगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छा अच्छा चीज बना लेंगे, लेकिन इंटरव्यू आपका कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपको इंटरव्यू निकालना है, अगर आपको एक जॉब करनी है, तो एक्सप्लेन करना सीखना पड़ेगा। और अगर आपको खुद का ही प्रोजेक्ट बनाना है तो भी मैं बोलूंगा कि जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाएंगे, ठीक है, जब आपकी टीम आपके साथ काम करेगी, मान लो अपना प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, तो जब आप टीम हैंडल करेंगे तो वहां पर भी एक्सप्लेन करना होता है। तो एक्सप्लेन करने की स्किल जो है वो यूनिवर्सल है, वो काम आएगी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और एक प्रो टिप देता हूं आपको, अगर आप रिकॉर्ड करके वीडियो बना सकें तो सबसे अच्छी बात है। आप एक ही टॉपिक को एक ही बार एक्सप्लेन करके कई सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उस चीज को रिकॉर्ड कर पाए तो कैमरे से फेस करने की, कैमरे से बात करने की आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और इंटरव्यू के अंदर क्या रहता है, कैमरा ही रहता है लैपटॉप का, कैमरे के आगे बैठना है, एक्सप्लेन कर देना है। वैसे पहले आपने कई बार किया है। तो ये चीज अगर आप करते हैं, बस आप करिए। आप यूट्यूब पर वो वीडियो डालिए। आप यूट्यूब चैनल नहीं बना रहे हैं उस तरह से कि मुझे चैनल बनाना है, ग्रोथ करना है, यूट्यूबर बनना है। बस आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करने के लिए करिए। ठीक है, ये चीज ऑप्शनल है। बाकी जो ब्लॉग लिखना है या फिर ब्लॉग लिखना या तो किसी को पढ़ाना है, इन दोनों में से एक चीज कंपलसरी है। ठीक है, अब आता है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 है स्टे विथ एरर्स एंड लर्न टू डिबग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी एरर आए तो एरर को तुरंत ही कॉपी करके चैट जीपीटी पे जाके सोल्यूशन लेके कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। एरर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जब भी एरर आए तो आपको पैनिक नहीं करना है। लाल लाल कलर आ गया इसका मतलब आपका खून नहीं बह जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एरर देख के एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये कितना खराब है, कोड ही खराब है, ये जावास्क्रिप्ट ही खराब है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही खराब है, वीएस कोड ही खराब है, हमारी वेबसाइट ही खराब है। ऐसा नहीं है। जब भी एरर आए तो आपको ये सोचना है कि क्या सोचना है, मैं भूल गया। ठीक है, जब भी एरर आए तो पहली बात तो आपको ये माइंडसेट रखना है कि जब भी एरर आए तो एरर 99% ऑफ द केसेस में आपके गलत कोड के कारण आती है। 1% होता है कभी कभी लैपटॉप हमारा या हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही वियर्ड बिहेव करने लगती है, उल्टा सीधा हम सही कोड एकदम 100% सही कोड लिखेंगे तब भी उल्टा सीधा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो उस केस को निगलेक्ट कर देना है। आपको मान के चलना है एरर आई है इसका मतलब हमारी गलती है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरर, हमारी गलती है, हमने कुछ गलत लिखा है कोड के अंदर। इसका मतलब देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, एक अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ नया सीख सकते हैं। उस एरर के तह तक जाइए, ये कहां से एरर ओरिजिनेट हुई है, किस लाइन ऑफ कोड के कारण, किस पीस ऑफ कैरेक्टर के कारण। कई बार एक कैरेक्टर के कारण एरर आ जाती है। एक कॉमा अगर आप हटा देंगे तो एरर आ जाएगी, एक कॉमा अगर आप एक्स्ट्रा लगा देंगे तो एरर आ जाएगी। आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर कोड के कारण, क्या किसी एक्स्ट्रा कैरेक्टर के कारण, क्या किसी लॉजिक मिस्टेक के कारण एरर आ रही है, उसके तह तक जाना है। ठीक है, अगर आप एरर्स को अच्छे से पढ़ना सीख लेंगे, अगर आप एरर को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसी एरर के अंदर लिखा होता है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है कि वो एरर किस बारे में है। तो आप एरर्स को पढ़ना सीखिए। ठीक है, एरर्स को पढ़ना सीखिए और डीबग करना सीखिए। डीबगिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। कई बार जब एरर्स आती है तो केवल पढ़ के, केवल कॉन्सोल लॉक करके, हल्का फुल्का करके हमें नहीं समझ आता है। ठीक है, एरर नहीं समझ आता है कि कहाँ से एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, वहां पर डिबगिंग काम आती है। डिबगिंग क्या होता है? अपने कोड को रोक कर एक एक लाइन करके रन करना, देखना कहाँ पर क्या वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, किधर से वैल्यू किधर मूव हो रही है, कैसे हमारा कोड रन हो रहा है, किस में एक टाइम पर उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है। ये सारी चीजें आपको सीखना है, डिबगिंग टूल सीखना है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो क्रोम का डिबगर टूल बहुत ही अच्छा है। नहीं तो वीएस कोड के अंदर अगर आप नोड.जेएस सीख रहे हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हर एक आईडीई के अंदर उसका डिबगिंग टूल होता है। तो डिबगिंग अच्छे से सीखना है। ठीक है, कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे लाइन बाय लाइन रन होता है, और कई सारी टिप्स होती हैं, कई सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जिनको अगर आप जानते हैं डिबगर टूल्स के अंदर तो आप बड़ी आराम से एरर को कैच कर सकते हैं। और डिबगिंग के ऊपर मैंने एक
बहुत अच्छा वीडियो बना है, 1 घंटे का वीडियो, 1 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप चाहें तो आप डिबगिंग के ऊपर वाला वीडियो देख सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट डिबगिंग के ऊपर है। क्रोम डेव टूल्स का यूज करके मैंने उसको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं लिंक करना भूल जाऊं तो आप कमेंट के अंदर बता देना कि आप सर भूल गए हैं, मैं फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है यूज एआई एंड गूगल टू गो डीपर। आपको गूगल यूज करना है, आपको एआई यूज करना है हर एक कॉन्सेप्ट के डीप में जाने के लिए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है, आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट है, हल्का सा भी कोई पॉइंट मिसिंग रह गया है, तो आप एआई यूज करिए, चैटजीपीटी यूज करिए। चैटजीपीटी बहुत मस्त चीज है अगर आप उसको सही से यूज करते हैं। अगर आप सही से यूज करेंगे तो आप एआई से कभी रिप्लेस नहीं होंगे। अगर आप गलत एआई को यूज करेंगे तो बड़ी जल्दी आपको एआई रिप्लेस कर देगा। आपको अपना दिमाग वाला काम एआई के भरोसे नहीं करवाना है। आपको अपना दिमाग चलाते रहना है। कोई भी कॉन्सेप्ट है एआई से समझना है, उसको यूज करिए, क्रॉस क्वेश्चन करिए, ये कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। डेप्थ में जाइए, एआई बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एआई आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा जहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो एआई को यूज करना है और गूगल को यूज करना है। और जब भी आप कोई ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं या कोई आर्टिकल ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको कोई एक नया वर्ड दिखता है, कोई एक नया टॉपिक दिखता है जो कि आपको नहीं पता है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और बाद में उसको सीखना है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक मैं बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, म्यूटेशन ऑब्जर्वर, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपने पहले नाम सुना होगा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाके पढ़िए। एटलीस्ट उसको एक नोट्स के अंदर लिख लीजिए कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। और फिर पढ़ने के लिए आप चैटजीपीटी यूज करिए, आप एआई यूज करिए, बड़े ही आराम से। आपको ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं है। आप अगर चैटजीपीटी यूज करते हैं और आपको पता है कि क्या टॉपिक पढ़ना है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं चैटजीपीटी का यूज करके। बस राइट क्वेश्चंस आना चाहिए पूछना। आप ऐसा सोचिए कि आप जो क्वेश्चन एक ह्यूमन टीचर से पूछने वाले थे, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन एआई को दो, मुझसे अच्छा आंसर वो देगा लाके, ठीक है। तो एआई यूज करना सीखिए टू योर एडवांटेज। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बोलो कि ये वाला प्रोजेक्ट है, इसको बना के दे दो, फिर उसको कॉपी करके आप रन करके डिप्लॉय कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, इसमें तो आपका दिमाग ही नहीं यूज हुआ। आपको अपने दिमाग वाला काम खुद करना है। एआई से केवल मैनुअल वर्क कराना है। जब आपको कोड ऐसा लगने लगे कि ये तो कोई मेहनत ही नहीं लग रही, कोई दिमाग ही नहीं लग रहा है कोड लिखने में, एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि कोड लिखना आपके लिए मेहनत का, दिमाग का काम रहेगा ही नहीं। तब वो काम आपको एआई से करवाना है, ठीक है। उसके पहले आपको एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। और आज तक अपने 4-5 साल के करियर में जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी डाउट आया है, कोई भी टॉपिक सीखना हुआ, उसके लिए गूगल के अलावा किसी और चीज के ऊपर मुझे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। अभी एआई 2 साल से आ गया है, 2-2.5 साल से जब तब से एआई यूज कर रहा हूँ। उसके पहले केवल और केवल गूगल ही मेरा पूरा डाउट सॉल्व कर देता था। अब तो एआई आ गया, अब तो बहुत ही मस्त है, ठीक है। अब और भी ज़्यादा डिटेल में जाके, और भी ज़्यादा डेप्थ में जाके नए टॉपिक्स को मैं सीखता हूँ, ठीक है। तो अगर आप राइट क्वेश्चंस पूछना जानते हैं, आपके माइंड में आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हो, एआई या फिर गूगल, इन दोनों में से कोई ना कोई सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को पूछना है और उस क्वेश्चन का आंसर समझना है। ऐसा नहीं है कि उसने सॉल्यूशन दे दिया, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया बिना समझे, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर लेना है, पढ़ना है, समझना है, उसके डीप में जाना है, क्रॉस क्वेश्चन करना है, फिर जाके खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। अभी आप सीखने के फेज में हैं, ठीक है। तो आप अपने दिमाग का काम दूसरे के ऊपर नहीं दे सकते हैं। आप एआई को देके आप खुद डिपेंडेंट बन जाएंगे, ठीक है। आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, तो वो चीज नहीं करना है। एआई को यूज करना है टू योर एडवांटेज और डेप्थ में जाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 है लर्न फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आप चाहे मोबाइल डेवलपमेंट सीख लें, आप चाहे ऐप डेवलपमेंट सीख लें, आप चाहे एआईएमएल सीख लें, कुछ भी सीख लें, आप काम कर लेंगे, आपको जॉब भी मिल जाएगी उसके बेसिस पे, आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे। लेकिन
अगर आप कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स नहीं सीखते हैं तो आप एक प्रो कोडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। आप एक तगड़े वाले डेवलपर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये सारे सिस्टम्स, चाहे वो वेब ऐप हो, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो AI/ML की ऐप हो, वो सारे सिस्टम्स कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं। तो आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल सीखने हैं। अब उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं आप खुद सीख सकते हैं, खुद सर्च कर सकते हैं। ChatGPT से पूछिए कि कंप्यूटर साइंस के क्या क्या फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं, उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DSA, ठीक है, और नेटवर्किंग। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको सीखना है, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स सीखना चाहते हैं तो जो मेरा Node.js का कोर्स है उसके अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे फंडामेंटल्स को प्रैक्टिकली सिखाया है। स्पेशली नेटवर्किंग को इतने अच्छे से सिखाया है जितना किसी नेटवर्किंग के कोर्स में नहीं सिखाया गया होगा, एकदम प्रैक्टिकली करके। और वो पार्ट मतलब 24 घंटे का एक सेक्शन है नेटवर्किंग का, और वो इतना अच्छा है, इतना सही है, इतना अच्छा लगा बच्चों को कि मैंने उसको एक सेपरेट कोर्स भी बना दिया है। उसको Node.js के अंदर से उठा के एक अलग कोर्स बना दिया है। और अगर आप केवल नेटवर्किंग पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं कि कैसे डेटा पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं, कैसे एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट करती है, IPv4 एड्रेस क्या होता है, IPv6 एड्रेस क्या होता है, तो आप केवल और केवल नेटवर्किंग कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उस कोर्स को अभी मैंने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है, उसका लॉन्च वीडियो भी बनाना है, वीडियो ही नहीं बनाया तो लॉन्च कैसे करेंगे। और अभी वेबसाइट पे भी नहीं डाला है, लेकिन उसको परचेज करने का लिंक, इनरोल करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से इनरोल कर सकते हैं, और कूपन कोड भी उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनरोल करके आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली करके लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, कैसे हम लैन को क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने क्रिएट करके दिखाया है। ऐसे राउटर हाथ में लेके, 2 राउटर और आपस में लैपटॉप से कनेक्ट करवा के आपस में बातचीत करवाया, और अपने लैपटॉप को एक पब्लिक सर्वर बना दिया। मतलब मेरा ये लैपटॉप है, दुनिया से कहीं भी एक्सेसिबल हो जाए, ऐसा सर्वर बना है उस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आप चाहें तो वो नेटवर्किंग कोर्स आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी Node.js के अंदर इनरोल किया तो आपको इनरोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो Node.js का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7। अगर आप इन स्टेप्स को एक एक करके अच्छे से फॉलो करते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक स्टेप अच्छे से फॉलो कर लेना है फिर उसके बाद दूसरा स्टेप करना है, ऐसा नहीं है। ये सारे स्टेप्स आपस में मिल के फॉलो होंगे। जैसे कि जब आप फंडामेंटल सीखेंगे तो क्वेश्चंस भी उसी के साथ सॉल्व करेंगे। ये सारे स्टेप्स हैं कि ये सारी चीजें आपको साथ में करनी है। ऐसा नहीं है कि सातों चीजें एक साथ में करनी है, ऐसा नहीं है कि सातों चीजें अलग अलग करनी है। डिपेंडिंग अपॉन क्या अभी आप कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपको करना है। अगर आप ये सातों चीजें करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आपको एक प्रो कोडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप एकदम जबरदस्त डेवलपर बन जाएंगे। आप ऑफिस में काम करेंगे, किसी के लैपटॉप में, किसी के उसमें क्या बोलते हैं, किसी के प्रोजेक्ट में कोई भी एरर आएगा, आप ऐसे देख के बता देंगे कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, यहाँ पर ये दिक्कत है। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं ऑफिस में, मैं तो जब काम करता था ना ऑफिस के अंदर, ऑफलाइन काम करता था। जब मैंने 2 साल ऑफलाइन काम किया है, 1 साल ऑनलाइन काम किया है, मतलब रिमोट काम किया है। तो मैं एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर था, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करता था, ठीक है। मुझे और वेब डेवलपर था, मुझे मोबाइल डेवलपमेंट का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मोबाइल डेवलपमेंट की टीम वाले आके मुझसे डाउट्स पूछते थे, और मैं उनका डाउट भी सॉल्व कर देता था, क्योंकि उनका कोड रिएक्ट नेटिव के अंदर था, और रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बना है, और जावास्क्रिप्ट मुझे अच्छे से आती थी। तो मैं उनका कोड देख के समझ जाता था कि क्या दिक्कत है और सॉल्व कर देता था। मैं खुद सोचता था कि मैं कैसे सॉल्व कर देता हूँ उनकी प्रॉब्लम। ऐसे ही एंगुलर के डेवलपर्स आके पूछते थे, जबकि जीवन में मैंने एंगुलर नहीं पढ़ा था, क्योंकि एंगुलर जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बना है, ब्राउजर के ऊपर ही रन करता है। तो मुझे समझ आ जाता था कि कहाँ पे क्या दिक्कत होगी। मैं उन्हीं से पूछता था कि ये कैसे कोड तुम्हारा वर्क कर रहा है, कहाँ से क्या कंपोनेंट है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, फिर उसको मैं सॉल्व कर देता था। और ऐसे ही एक बार मेरा एक दोस्त गोलैंग के ऊपर HTTP सर्वर बना रहा था, उसमें कोई दिक्कत आ रही थी उसको, तो उसको मैंने सॉल्व कर दी, क्योंकि मुझे HTTP पता है, मुझे गोलैंग नहीं पता है। मुझे पता है HTTP कैसे वर्क करता है, HTTP क्या होता है, कैसे सर्वर्स काम करते हैं, कैसे आपस में बात करते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ पता है। फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग के, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पता है, इसलिए मैंने उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। तो जब आप इन सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे एक एक करके, तो आपको प्रो कोडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इनविंसिबल हो जाएंगे।
अनबीटेबल हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपका पॉइंट जेन्युइन रहा तो मैं उसको हर्ट जरूर दूंगा, और अगर आपका पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहा, जो कि मुझे लगता था कि ये वीडियो के अंदर इंक्लूड करना था, तो मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि और भी लोग देख पाएं कि ये स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो वो और भी जल्दी प्रोकोडर बन पाएंगे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। अब मैं रेगुलरली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि हफ्ते के अंदर एक वीडियो इस तरह की यूट्यूब पर डाल सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बताना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इन सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करके एक प्रो कोडर जरूर बनेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।